मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 276वीं कक्षा। चौथे अध्याय के पहले पाद में 60 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न किसी का? आचार्य जी, सहने विद्यमान पूर्वाच्य, इसमें जो वार्तिका था नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहिर्वाचोत्तरपदलोपश्च वक्तव्य, तो ये बहुव्रीहि समास करने के लिए और उत्तरपद लोप करने के लिए? नहीं, बहुव्रीहि समास तो ठीक है, हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम अनेक मन्य पदार्थ से जो समास करते हैं तो वहां पर जितने पद हैं वो सभी समास में विद्यमान रहने चाहिए। ठीक है ना? जितने पदों को हम ले रहे हैं विग्रह में, उनमें से एक भी पद तो नहीं हट पाएगा, क्योंकि जितने पद लिए अनेकम तो कह ही दिया है, तो सारे के सारे रहेंगे वहां पर। अब यहाँ एक अलग प्रकार बन रहा है कि हमने एव शब्द को भी जोड़ा। एव शब्द साथ में जोड़ा विग्रह करते समय, तो एव भी तो एक पद है ना। तो एव पद है, तो अब अगर हम अनेक अन्य पदार्थ से करेंगे तो एव पद भी रहना चाहिए वहां। इसे कैसे हटाएंगे? अच्छा, यहाँ इव है क्या आचार्य? अकेशा है? नहीं, तूने कौन सा वार्तिक बोला था अभी? कौन सी परिभाषा? ये नयोस्त्यर्थानां बहुव्रीहि, इसमें अकेशा। मैं उसको समझा न एव युक्तम। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर नयोस्त्यर्थानाम बहुव्रीहिर्वा च उत्तरपद लोपश्च वक्तव्य। यहाँ पर नए का समास करना है हमें, लेकिन नए का समास करते समय वार्तिककार ने कहा कि अस्त्यर्थानाम। केवल अगर हम नए बोल दें तो क्या अर्थ होगा उसका? न केशाह अकेशाह। नकेशा। हाँ, अस्थि वगैरह नहीं लाएंगे कुछ भी हम। हाँ, भाई नए ही तो बोलेंगे, अकेला है नए समास कर लेंगे, तो फिर नए सूत्र वही तो लगेगा जो तत्पुरुष समास करने वाला है जी। तो बहुरी समास जब करते हैं तो वहां पर एक अलग प्रकार से अर्थ लेते हैं हम। जब भी बोलेंगे न, तो नास्ति, न विद्यते, ऐसे करके विग्रह करते हैं। नहीं, जब बहुरी करेंगे तब बोल रहा हूं मैं। जैसे इसी को देख लें, अकेश बनाना हो हमें, तो नए समास हम तत्पुरुष भी कर सकते हैं, तो उस अवस्था में किसी का विशेषण नहीं बनेगा, ये बस केशों का अभाव बताया जा रहा है। लेकिन जब विशेषण बनाएंगे, बहुरी समास करेंगे, तो न संति केशाह यस्य, ऐसे करके विग्रह करेंगे, नहीं करेंगे? तो संति क्या है? ये अस्थि का ही रूप है। तो वही ये वार्तिक बोल रहा है कि अस्त्यर्थानाम, नए का समास जो किया जा रहा है बहुरी ही, तो वहां हमें अस्थि इत्यादि को लाना पड़ेगा साथ में। अस्थि की अस धातु की अर्थ में विद्यमान शब्द है, विद्यमान विद धातु का भी वही है, क्योंकि तभी तो कहा है अस्थि अर्थ। विद सत्तायाम, वो भी अस्थि का ही अर्थ है। यहाँ पर विद्यमान शब्द को ले लिया है साथ में। न विद्यमान अविद्यमान जो बोला है ना, अविद्यमान में अ के आगे, नए के आगे जो विद्यमान है, ये अस्थि का ही तो अर्थ है जी। तो उसको बोल करके विग्रह किया। अब यहाँ पर जब आई के अस्त्यर्थ शब्द भी हम कोई ना कोई बोलेंगे, चाहे संति बोलें या विद्यमान बोलें, जैसे भी बोलेंगे, तो बहुरी समास में फिर उसको भी लेना चाहिए। हटाएंगे कैसे उसको?
तो कहा गया उत्तर पद लोपश्च तव्य है, उत्तर पद का लोप, उसको हटा दो वहां से। अब केवल हमने उसके अर्थ को ले लिया है, लेकिन उस पद को रखा नहीं जाएगा। तो अविद्यमानः केशः जब बोला तो विद्यमान शब्द को हटाना भी है साथ में। विद्यमान अर्थ में बहुरी समास करना है, ये बात भी वार्तिककार ने बोली, और विद्यमान शब्द को हटाना है, ये बात भी वार्तिककार ने बोल, दोनों बातें बोल दी। अगर उत्तर पद लोप को नहीं हटाने की बात नहीं कही जाएगी तो ठीक है, अस्त्यर्थ आपने विद्यमान जो शब्द बोला है वो भी रखा जाएगा पूरे समास में। तो इस तरह से ये वार्तिक अपना कार्य करता है। ये सब उसी का यह विस्तार है, अनेक मन्य पदार्थे का उसी के साथ में जुड़ेंगे सारे ये। जी। और विद्यमान शब्द अलग से है इस सूत्र में, उसके साथ में जोड़ देना इसको। हाँ। विग्रह करते करते कि अविद्यमान अविद्यमान और विद्यमान को अलग से बोला जा रहा है, तो भ्रांति मत करना, वो अलग शब्द है बिल्कुल, उससे कोई संबंध नहीं है इसका नय का। इसलिए सह, नय और विद्यमान तीनों अलग अलग हैं ये। तो आचार्य जी, जब हमने न धातु लोप अर्ध धातु के में धातु का धातु और अवयव धातु ऐसा किया था अर्थ, तो असंयोगोपद यहाँ भी संयोग से अवयव संयोग। नहीं तो तुम किसी सूत्र में ऐसा अर्थ कर लोगे तो उस अर्थ को और जगह क्यों घटाओगे? वहां कुछ अलग अलग जो है परिस्थितियां होती हैं, अलग प्रकार के किसी पद को व्यर्थ करके इस तरह से अर्थ निकाले जाते हैं, तो वो उसी सूत्र में घटेंगे, वो अन्यत्र कैसे घटा दोगे कि सब जगह हम अवयव अवयव अर्थ करने लगेंगे? संयोग का अवयव है असंयोगोपद, जैसे ओष्ठ आया था कल। दोबारा बोलो पूरी बात, क्या बोल रहे? ये कह रहा था कि जैसे धातु में अर्थ न धातु लोप अर्ध धातु के में धातु और अवयव धातु ऐसा अर्थ किया था। तो कल आप कह रहे थे ना उपधा में संयोग, पूरा पूरा संयोग उपधा में तो नहीं आता, संयोग उपधा में तो एक ही वर्ण आता है, व्यंजन हो जाए अच्छो। हाँ ठीक है ठीक है। तो संयोगस्य अवयवः संयोगः। हाँ, धातु का अवयव धातु, वहां ऐसा अर्थ किया जी। अच्छा, और धातु संज्ञा किसकी हो रही है? भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः, भू आदि जो शब्द हैं, अभी शब्द बोला जाएगा उनको, कि धातु पाठ में जो भू आदि शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा हो रही है। अब यदि हम वहां धातु संज्ञा जिसकी की है तो जितने जो शब्द लिया हमने, जैसे भू को लिया, तो हम भू में भकार उकार इनकी अलग अलग करेंगे या भकार उकार दोनों को मिला करके करेंगे? अगर दोनों की अलग अलग करेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा? फिर भकार से अलग लकार आएंगे और उसे अलग लकार आएंगे। तो वहां ऐसे प्रयोग तो मिलते नहीं कहीं पर भी। हम व्याकरण के सूत्रों का जो अर्थ करते हैं ना, तो प्रयोग को ध्यान में रख करके ही किए जाएंगे सारे, ऐसा कहीं भी प्रयोग नहीं मिलता। अच्छा, जब ये प्रयोग नहीं मिलता तो निश्चय करना पड़ेगा ना अब एक। तो निश्चय ये हुआ कि जो पूरा समुदाय है शब्द का, जो वर्णों को मिलाकर के बना धातु पाठ में, उसका पूरे का नाम धातु होगा। अब जब ये अर्थ बुद्धि में स्थिर हो गया तो अब धातु लोप धातु का अर्थ करते समय वही तो अर्थ आएगा जो बुद्धि में स्थिर है। हाँ। वही अर्थ लेते हैं तो बड़ी समस्या आई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो धातु का तो लोप है नहीं, अवयव मात्र का ही लोप है। तो अब व्याख्या के द्वारा ये बात सामने आई कि धातु का अवयव भी धातु, केवल इसी सूत्र में आई, ध्यान रखना, अन्यत्र नहीं घटाएंगे इसको ऐसे कि धातु का अधिकार आया और मूल त्रिचु से प्रत्यय किया तो कि वो धातु का अवयव, धातु पीछे व्याख्या कर दी गई थी, तो यहाँ पर हम अणुल त्रिचु धातु के अवयव से भी प्रत्यय करने लगे। ऐसा करेंगे क्या? जहां जिस प्रसंग में जो बात कही गई वो वहीं घटेगी। अब रही बात यहाँ पर संयोग वाली, तो संयोग किस सूत्र पर था ये विषय? स्वांगाच्योपसर्ग। हाँ, स्वांगाच्योपसर्जनात् संयोगो पूर्वात्। संयोगोपधात् नहीं,
स्वांगाच्योपसर्जनात्, वही संयोगात कहाँ है? स्वांगाच्योपसर्जनात् असंयोगोपसाद, ठीक है ना। और यहाँ पर तदंत विधि चली रही है कि स्वांगवाची शब्द हो, ठीक है ना, और उपसर्जन हो और असंयोग गोपध, ठीक है ना। तो असंयोग गोपध, संयोग शब्द के साथ में उपधा शब्द को जोड़ा। और हम जानते हैं कि उपधा सदा एक वर्ण होता है, अंत्य अल से पूर्व वर्ण। और संयोग संज्ञा कर चुके हैं हम एक से अधिक की। तो अगर हम वही अर्थ लिए रहे मस्तिष्क में अपने कि एक से अधिक का नाम होता है संयोग, तो घटा लो यहाँ पर, अब घटाओ। एक से अधिक है तो उपधा नहीं बन सकता, वो उपधा को चाहिए एक। संयोग कहते हैं अनेक को, एक से अधिक को, तो सूत्र का अर्थ ही नहीं बनेगा। और ऐसी स्थिति कहीं आती नहीं है कि सूत्र का अर्थ ही ना बन पाए। सूत्र का अर्थ बनाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जब समझौता कहीं से भी, तो समझौता क्या करना पड़ा कि संयोग का अवयव भी संयोग। यही बात वहां थी, धातु का अवयव धातु, वो बन ही नहीं पाती बात। अगर धातु का अर्थ पूरा हम लेते वर्णों का समुदाय तो नहीं हो पाता। तो संयोग का अवयव भी संयोग हुआ। ऐसे ही विभक्ति की बात आती है कि विभक्ति हम जब यदि पूरे त्रिक को ले लें तो अष्टन अविभक्त सूत्र लगाते समय या उस प्रकरण में जितने भी आ रहे हैं और सूत्र भी सारे, उनको लगाते समय हम क्या त्रिक लाएंगे सबके आगे? संभव ही नहीं है। अब एक लाए और त्रिक का नाम रखा विभक्ति, तो वहां भी संगत नहीं हो पाएगा। तो अब वहां क्या अर्थ करना पड़ा कि त्रिक के अंदर जो एक एक अलग अलग हैं उनका भी नाम विभक्ति। अब उनके अवयव का नाम विभक्ति नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि हमने सु ले लिया तो सु का सकार भी विभक्ति और कार भी विभक्ति, ऐसे अलग अलग अर्थ करनी किए जाएंगे, पूरा समुदाय ही विभक्ति हो गया। लेकिन त्रिक के अंदर जो तीन अवयव हैं, वो अवयव का तात्पर्य वहां पर जो तीन अलग अलग हैं प्रत्यय, प्रत्यय के रूप में अवयव, उनका भी नाम विभक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ करते समय ये निश्चय हो पाता है कि हम यहाँ पर किस प्रकार से किसी शब्द का अर्थ करेंगे। तो यहाँ संयोग का अर्थ यदि हम एक से अधिक लेने लगे तो ये उपधा शब्द उसमें जुड़ नहीं पाएगा, वो उपधा में संयोग नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि एक ही वर्ण मिलेगा वहां। तो इस तरह से तो दिक् पूर्व पदान्गी यहां तक हो गया था। आगे सूत्र है वाह। वाह पंचमे क्वचनांतम। यहाँ धातु तो वह प्रापणे आती है धातु पाठ में, और उसे अब धातु तो ली नहीं गई, यहाँ पर धातु का अधिकार तो है नहीं, प्रातिपदिक का अधिकार है। तो ये जो वाह शब्द, ये वह धातु से जो बनता है उसी को लिया जाएगा। तो वह धातु से कौन सा प्रत्यय करके बनाते हैं वाह शब्द? घय, वहश्च सूत्र है ना, घय नहीं। घय घय वाला जो है वो तो अकारांत बनेगा, वहां तो फिर सूत्र बनेगा वाहात, पंचमी लेनी है ना, ये है वाह। तो हलंत जो वाह शब्द है हकारांत, उसका पंचमी का रूप है ये। और पंचमी का रूप ये प्रातिपदिक बनाने के लिए हमें वहश्च सूत्र लेना होगा। वहश्च सूत्र में ऊपर से निवृत्ति आ रही है भजोण्वी, ण्वी प्रत्यय, जोण्वी छंदसी सह, आगे वहश्च। अष्टाध्यायी को तो बहुत ही ज्यादा कंठस्थ रखा करो, बिल्कुल पक्का पाठ करते रहा करो इसका। तो वहश्च सूत्र से जब ऋणवी करते हैं तो वहां एक शर्त लगी हुई है कि कर्म उपपद में होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो ऋणवी प्रत्यय करेगा। अकेले वह से कहाँ कर रहा है ऋणवी प्रत्यय, लेकिन सूत्र में तो अकेला वाह पड़ा हुआ है। तो इसलिए ठीक है, वहां वहश्च से मणवी करेंगे, कर्म उपपद रहते करता है वो, लेकिन कर्म उपपद रहते यहाँ कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि तदंत विधि हम प्रातिपदिक का बनाएंगे विशेषण इसको, तो तदंत विधि हो ही जाएगी।
तो इस तरह से वाहंत अर्थ निकल आएगा उसका, जो वाहंत प्रातिपदिक है ये अर्थ निकल आएगा। तो यहाँ जो सूत्र में जो वाह कहा गया है ये संकेत दे रहे हैं पाणिनि, किण्वी प्रत्यय करके जो धातु को वृद्धि हो जाती है अतोबधाया से, उस वाह को लेना है। ठीक है, ये स्पष्ट यहाँ पर व्याख्या से निकलता है अर्थ। इन किण्वी प्रत्यांत का निर्देश है ये। अब यूं मत कहना कि इणी प्रत्यय तो कर्म उपद रहने पे होता है। कर्म पद रहने पे होता है, ठीक है, हम किसी प्रातिपदिक को जब बोलेंगे भाषा में वहां पर बनाएंगे तो वहां तो कर्म पद रहते होना है, लेकिन यहाँ पर बिना उसके कहने पर भी जब अर्थ करेंगे और उदाहरण दिखाएंगे तो वहां पर कर्म पद में लाना ही होगा, तभी णी प्रत्यय होगा। पाणिनि ये कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वहष्ट से णी प्रत्यय करके उदाहरण बनाना है इसके। तो अर्थ करते समय बोलेंगे वाहंतात अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् छंदसी ङीश प्रत्यय भवति स्त्रियां। छंदसी का ऊपर से प्रकरण आ रहा है तो छंद में ही लगेगा ये। तो इसमें दो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, एक द्वितीयौ ही और दूसरा है पृष्ठौ ही। तो द्वितीयौ ही और पृष्ठौ ही, तो यहाँ पर द्वितीय और पृष्ठ ये शब्द हैं कर्म उपद में, और वह धातु से, यानी कि द्वितीयम वहति ऐसे विग्रह कर लो, द्वितीयम वहति इति द्वितीयौ ही स्त्रीलिंगम बनाना है, जैसे कुंभकार बनाते हैं ना, कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो ण्वी प्रत्यय करने के बाद जो अगले कार्य हैं वो सारे अनुबंध हटा करके और वकार भी वेर प्रत्यय से उसका भी लोप हो जाएगा। अब शब्द क्या बन गया, द्वितीय वह। और ये ध्यान रखना होता है कि जब भी किसी स्थल पर किसी अवयव का या पूरे का कहीं पर लोप का यदि कार्य होता है किसी प्रकार से, तो लोप विधि को सबसे बलवान माना गया है। तो ण्वी प्रत्यय लाने के बाद हम लोप वाले कार्य पहले करेंगे, वृद्धि वाला कार्य जो अंग के अधिकार में होगा वो बाद में करेंगे। लोप विधि सबसे बलवान होती है। तो ण्वी प्रत्यय तो सारा चला गया, कुछ भी नहीं बचा उसका। अब वृद्धि करनी है तो प्रत्यय लक्षण के मान करके अतोबधाय से वृद्धि कर ली। अब बन गया द्वितीयवाह शब्द, प्रातिपदिक बन ही चुका है ये। अब यहाँ प्रातिपदिक बना करके यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में ये सूत्र आ गया, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग में बनाना है इसको। तो स्त्रीलिंग में वाह सूत्र से वाहंत प्रातिपदिक है ये, अनुपसर्जन है, तो ङीप प्रत्यय हो गया। ङीश, ङीप नहीं, ङीश प्रत्यय, क्योंकि ङीप तो केवल एक ही सूत्र में था वहां पर। और ङीप प्रत्यय करके अब यहाँ पर भ संज्ञा भी करनी होगी इसकी। तो भ संज्ञा करने के बाद अब हम करेंगे क्या भस्य के अधिकार में, तो भस्य के अधिकार में वहां एक सूत्र है, उसके वसोह संप्रसारणम के आगे वाह ऊठ, वाह ऊठ, ये वाह है, ये वहां वाह ऊठ है। अब देखो वहां भी ऐसे ही पढ़ा हुआ है, जैसे पाणिनि ने यहाँ वाह पढ़ा है वहां भी वाह पढ़ा हुआ है, तो वो भी इसी वाह को ले रहा है जो ण्वी प्रत्यय करके बनता है। और वहां पर भस्य का अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो वहां भी कैसे अर्थ करेंगे फिर, तदंत विधि मान करके। वाहन्तस्य भ संज्ञकस्य अंगस्य ऊठ इति संप्रसारणम आदेशो भवति। यानी ऊठ आदेश करना है, लेकिन वहां पर अनुवृत्ति भी आ रही है पीछे से, वसोह संप्रसारणम से संप्रसारणम की। यदि संप्रसारण की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तो ऊठ कहाँ होगा फिर, हलोन्त्यस्य से कहाँ होगा, हकार के स्थान में होगा फिर तो। और यदि हमने संप्रसारण की अनुवृत्ति ले ली तो ऊ का नाम भी साथ में संप्रसारण हो गया। यानी ऊठ आदेश करना है, लेकिन ये ऊठ संप्रसारण है, संज्ञा भी साथ में उसकी की जा रही है, अर्थात संप्रसारण के रूप में होना है ये। तो इज्ञण संप्रसारणम, इसने निर्णय कर दिया कि संप्रसारण यदि आपने कहा है तब तो आपको फिर यण के स्थान में करना होगा ये। अब वाह में यण देख लो क्या है, तो वाह में यण है वकार, वकार को ऊठ हो गया, ऊठ का ऊ बचेगा। अब वकार के आगे जो आ है ये संप्रसारण आचार से पूर्व रूप हो जाएगा।
तो ऊ हो गया द्वितीय ऊ, हकार रह गया उसका, वाह धातु वाह शब्द का, तो द्वितीय ऊह, आगे इंग्लिश का ई मिला दो, द्वितीय ऊही। अब जब ऊठ होता है तो यहाँ पर आद्गुणः नहीं लगेगा, इसका अलग सूत्र अपवाद बैठा हुआ है, एति एधति ऊठ सु, एत्य धत्ति ऊठ सु, ये वृद्धि करने वाला है, वृद्धरेचि के आगे है, तो वृद्धि होकर के द्वितीय ही ये बना। ठीक इसी प्रकार से पृष्ठम वहति इति पृष्ठौ ही, ये दो शब्द बन जाते हैं इस सूत्र से वेद में। अब छंदसी चल रहा था, उसको हटाने के लिए फिर आगे भाषा कह दिया अगले सूत्र में, सख्य शिश्वीति भाषायाम, सखी अशिश्वी अलग अलग हैं सारे ये, तो सखी प्रथमैक वचनांतम, अशिश्वी प्रथमैक वचनांतम, इति अव्यपदम भाषायाम सप्तम एक वचनांतम। बने बनाए शब्द पढ़ दिए, इसलिए निपातन शब्द से बोला जाएगा अब कि सखी अशिश्वी, मीश का प्रकरण चल रहा है, तो इत्येतौ ङीषन्तौ स्त्रियाम भाषायाम निपात्येते, ये निपातित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या है सखी में, ह्रस्व वो नकारांत है, वैसे तो सखिन शब्द है ना, सखिन मूल शब्द नकारांत है, उसी का यहाँ पर जब स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो ङीश प्रत्यय कर दिया गया है इसमें, तो वहां पर यस्य तीचे लगा करके इकार का भी लोप हो जाएगा और ङीश का ई मिल जाएगा, सखी बन जाएगा। और भाषा में प्रयोग में आता ही है, जैसे हम जब सखी शब्द के रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में तो बोलते हैं सखा सखायौ सखायः, और स्त्रीलिंग में चलेंगे रूप नदी के समान, सखी सख्यौ सख्या। लेकिन भाषा कहाँ है, तो वेद में जहाँ विवाह संस्कार होता है, तो उस अवस्था में जो सप्तपदी की प्रक्रिया की जाती है 7 कदम चलने की, तो वहां पर वधू से भी जब कहा जाता है कि 7 पैरों वाली बनो, सप्त कदम वाली बनो, इनकी उस प्रक्रिया को करने से पहले उसको निर्देश दिया जाता है, तो सखा सप्तपदी भव, सखी नहीं बोला गया वहां पर, सखा सप्तपदी भव। अब हाँ, सखा जो बोला गया है ये वही सखिन शब्द का जैसे पुल्लिंग बनता है वैसे ही बन गया रूप। अब वहां पर रूप चलाते समय कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अलग से तो कोई कार्य है नहीं, जैसे हम पुल्लिंग में सारे सूत्र लगाते हैं, अनंग आदेश भी करेंगे, अनंग सौ, और सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध आदि ये सारे लगा करके सखा बनेगा, जैसे बनता है वैसे ही। लेकिन लोक में यहाँ बोलेंगे सखी सख्यौ सख्या। दूसरा है अशिश्वी, तो अशिश्वी में नए समास करके ही पढ़ा है पाणिनि ने यहाँ पर, अर्थात न शिशु, न शिशु, क्या अर्थ होगा इसका अशिश्वी का, न शिशु बोले, न विद्यते, वही था ना नयोस्त्यर्थानाम, अविद्यमान शिशु यस्य यस्याः। हाँ, जिसके शिशु नहीं है, जिसके बच्चा नहीं है, ऐसी कोई स्त्री, स्त्रीलिंग बनाना है। तो यहाँ पर अशिशु पहले बना लिया हमने, नए समास करके अशिशु पहले बना लिया। उस अशिशु से अब क्योंकि वो स्त्री को कहना है, तो वहां पर कोई प्रत्यय ऐसा है ही नहीं जो अन्य कोई होगा, जब तक ये न सूत्र न लगाया जाए, तो इसने कर दिया ङीश प्रत्यय, तो बन गया अशिश्वी। अब यहाँ यस्यति से मत लगाने लगना कहीं कि भाषान्या हो जाएगी, लगेगा यस्यति से या इकार अकार ये जहां होंगे वहीं तो लगेगा वो, तो यणादेश हो गया अशिश्वी, सखी में लगेगा यस्यति से, वहां लग जाएगा।
तो बस दो ही शब्द हैं इसमें और कोई नहीं। अब अगला जो सूत्र है ये थोड़ा व्यापक सूत्र है। यहाँ पर जो व्यापक सूत्र हैं मुख्य मुख्य बहुत कम मिलेंगे स्त्रीयाम के अधिकार में। सामान्य सूत्र बहुत हैं इसमें। तो ये जैसे पीछे आया था एक पुंयोगादाख्यायाम, वो भी व्यापक सूत्र था। ऐसे ये भी है, जाते रस्त्री विषयाद अयोपधात, जाते है पंचम एकवचनांतम, अस्त्री विषयाद पंचम एकवचनांतम अयोपधात पंचम एकवचनांतम। इसमें जो शब्द है अस्त्री विषय, ये थोड़ा विचारणीय है कि विषय शब्द का जो व्यवहार होता है वो प्रायः करके वहां प्रयोग करते हैं जहां पर सबसे हटा करके एक ही विषय जहां रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनन्यत्र भाव। विषय शब्द का अर्थ क्या होगा? अनन्यत्र भाव, अन्यत्र न होना। तो जैसे स्त्री विषय, नए समास बाद में करना, स्त्री विषय का अर्थ कर लो पहले, यानी कि ऐसा शब्द जो केवल स्त्री विषय में, स्त्री लिंग में ही प्रयुक्त होता है, अन्यत्र नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? स्त्री विषय। अब बहुरी समास कर दो, जैसे पहले कहा, नहीं बहुरी समास तो पहले ही कर लेंगे, स्त्री विषय यस्य, जिसका स्त्री विषय है, उसके बाद करेंगे नए समास। तो जिसका स्त्री विषय है अर्थात जो शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, ऐसा जातिवाचक शब्द। फिर नए समास कर दिया कि न स्त्री विषय अस्त्री विषय। अब बिल्कुल उल्टा अर्थ कर दो उसका, कि जिसका विषय केवल स्त्री ही न हो। तो अब क्या अर्थ निकलेगा? स्त्रीलिंग में भी आता हो जो और पुल्लिंग में भी आता, उसे कहेंगे अस्त्री विषय। ऐसे शब्दों को लिया जाएगा यहाँ पर। एक तो ये शर्त हो गई, दूसरी है अयोपध। उपधा में यकार नहीं होना चाहिए। या उपधायस्य सयोपधः न योपधः अयोपधः। तो जाते हैं, प्रातिपदिक का अधिकार चल ही रहा है, तो जाति शब्द स्वरूप से नहीं लिया जाएगा, ध्यान रखना। जाति शब्द यदि स्वरूप से लेने लगे कि जाति शब्द से क्या करना है हमें? नीश। जाति स्वयं स्त्रीलिंग का है ना, पीछे ऐसा आ चुका था कि दो दो स्त्री प्रत्यय भी किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। तो जाति शब्द में ठीक है, स्त्रिया मिक्तिन से एक दिन हुआ, एक और करें यहाँ पर नीश का प्रकरण चल रहा है। तो ये जो अयोपधात इत्यादि जो शब्द हैं ये घट जाएंगे। ये क्यों कहा जा रहा है कि यकार उपधा में? जाति में कहाँ यकार उपधा में? इसका तात्पर्य जाति वाचक, ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं सूत्रों के। नहीं तो स्वरूप से भी तो ले सकते थे, अब वाचक बोलेंगे। तो जातिवाचकात् प्रातिपदिकात् अस्त्री विषयात् अयोपधात् स्त्रियाम नीश प्रत्ययो भवति। अर्थात जातिवाचक प्रातिपदिक होना चाहिए और नित्य ही स्त्रीलिंग में न हो, वो स्त्रीलिंग में भी हो पुल्लिंग में भी हो, दोनों में प्रयोग होता हो, यकार उपधा में न हो, तो नीश प्रत्यय होगा स्त्रीलिंग को कहने के लिए। स्त्रियाम फिर भी बोलना पड़ेगा, स्त्रीलिंग को कहने के लिए होगा। अब जातिवाचक की व्याख्या जाति की पीछे भी मैंने की थी कि जाति हम किसको कहते हैं। तो वहां पर जो सूत्र बोला था मैंने, दर्शन का था यद्यपि वो, कि समान प्रसवात्मिका जाति ही। और प्रसव का अर्थ दो प्रकार से करते हैं लोग, एक तो उत्पत्ति वाला अर्थ ले लेते हैं, जैसे गाय के गाय उत्पन्न होती है, भैंस के भैंस होती है, मनुष्य के मनुष्य होता है, इस प्रकार से। ठीक है, वो भी अर्थ घट जाएगा कुछ स्थलों पर, लेकिन प्रसव का अर्थ हम और अधिक व्यापक करें तो ज्ञान अर्थ यहाँ लेते हैं। समान ज्ञान की उत्पत्ति जब होती है, और समान ज्ञान की उत्पत्ति कम से कम एक से अधिक दो पदार्थ तो होने ही चाहिए, नहीं तो समान शब्द नहीं घटेगा। तो समान प्रसवात्मिका ऐसे स्वरूप वाली,
वो जाति होती है। अब इनमें घटा करके देख लो। लेकिन यहां पर भी कुछ सीमाएं रहती हैं थोड़ी सी। अब जैसे कुक्कुट शब्द को लिया, तो कुक्कुट जो प्राणी है, तो वहां पर कुक्कुट शब्द चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अर्थात मेल फीमेल दोनों ही अर्थों में ये घटेगा। तो वहां पर स्त्री को कहने के लिए, स्त्रीलिंग में बोलने के लिए इसने जाति, अब ये जातिवाचक भी है क्योंकि समान प्रसवात्मिका जाति ही लक्षण घट रहा है यहाँ पर, और अयकारोपद है। तो कुक्कुटी, सूकर से सूकरी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी। वृषल कौन सी जाति है? ये तो जातिवाचक स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं हमें, कुक्कुट, सूकर, ब्राह्मण। वृषल तो दुष्ट को बोलते हैं। तो ठीक है, दुष्ट को बोलते हैं तो ये भी दुष्ट, ये भी दुष्ट, ये भी दुष्ट, बहुत से हो सकते हैं, विशेषण के रूप में आ रहा है। तो वृषल से वृषली। अब एक ऐसा शब्द आया कि नाडायन, नड की पौत्री इत्यादि जो होते हैं, नड नामक की पौत्री। तो ये जातिवाचक कैसे हुआ? तो वहां पर भी नड की बहुत सी पौत्रियां हो सकती हैं। ये भी नाडायन, ये भी नाडायन, ये भी नाडायन, हो गया जातिवाचक। अब वहां पर जो एक स्त्री है, यानी कि पुत्र है, पौत्र है, तो नहीं बोलेंगे, पौत्री को बोलेंगे नाडायनी। तो नाडायन शब्द से नाडायनी ये बना लेंगे। नाडायन तक तो पहले बना लेंगे, जैसे बनेगा वैसे। उसके बाद फिर पौत्री को कहना है, बच्ची को कहना है, तो नाडायनी, नड की पौत्री। तो ये बहुत अधिक लग सकता है कहीं पर भी, क्योंकि जातिवाचक शब्द बहुत होते हैं। अब जो नित्य स्त्री विषय वाले होते हैं वहां पर ये नहीं लग पाएगा, क्योंकि अस्त्री विषयात कहा हुआ है सूत्र में। तो ऐसा कोई शब्द ढूंढो। हिंदी में भी देखें हम तो, जैसे एक बार बोल रहा था मैं, पीछे भी प्रसंग आया था, चिड़िया। तो चिड़िया का पुल्लिंग क्या बनता है? चलो, मक्खी का पुल्लिंग निकालो। मक्खी नहीं है ना? अब इसी को संस्कृत में बोल दो, मक्खी को मक्षिका। है इसका पुल्लिंग? तो ये अस्त्री विषय नहीं कहलाएगा, ये क्या है? स्त्री विषय। तो अब हम मक्षिकी नहीं बोलेंगे, जातिवाचक तो है नहीं है? मक्षिका जातिवाचक है, तो वहां पर केवल मक्षिका ही रहेगा बस। अब मक्षिकी नहीं बनेगा, और पुल्लिंग में है ही नहीं कुछ भी। तो क्या मक्खियों में मेल फीमेल नहीं होते हैं? व्यवहार में नहीं आते, कोई पहचान नहीं है उनकी। तो ऐसे शब्दों को छोड़ दिया गया है। अजय जी, दारा। हैं? हाँ, दारा का कोई नहीं है पुल्लिंग, और दारा ही रहेगा, दारा ही रहेगा ऐसे ही। है वो भी जातिवाचक ही है, क्योंकि जब स्त्री को बोल रहा है, पत्नी को बोल रहा है, तो ये भी धारा, ये भी धारा, ये भी धारा, जहां ऐसे ऐसे घट जाए वहां पर ये भी, ये भी, ये भी, बस हो गया, समझ लो जातिवाचक बन गया। इसलिए अस्त्री विषय, इसीलिए रखा गया है ये विशेषण। चलो, तो ये काफी लगता है सूत्र। अब जो अन्य सूत्र आ रहे हैं इसी प्रकार से, जैसे अगला सूत्र में भी जाति की अनुवृत्ति जा रही है, तो वहां पर कुछ अन्य प्रकार के शब्द पढ़े हुए हैं, थोड़ा भेद आएगा इससे, उनको अलग से बोल दिया है। तो पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वालोत्तर, पदाच्य, सामान्य सूत्र ही है ये। पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वालोत्तर, पदार्थ, पंचम एकवचनांतम च व्यपदम। इसमें पहले द्वंद्व समास कर लेंगे, पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल और वाल, इनका द्वंद्व करके, और फिर उत्तर पद शब्द के साथ में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, इत्येते
उत्तर पदम यस्य। तो इस तरह सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वाल इत्येवमन्तात् जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। ये आएंगे अंत में, पूर्व शब्द कोई और होगा। अब जैसे यहां इन्होंने लिया है पहला शब्द ओदन पाक। अब ये जो शब्द बनाए हैं इन्होंने, ये एक विशेष विशेष पदार्थों को कहने वाले हैं सब, तभी बनेंगे जातिवाचक। ये विशेष विशेष पदार्थ हैं, उनके नाम हैं ये। हम यूं भी कह सकते हैं कि संज्ञा जैसे होती है उस प्रकार से हैं ये। जैसे ओदन पाकी जो शब्द है यहाँ पर, ये कोई औषधि है। इसमें कई शब्द हैं जो औषधियों के वाचक हैं। तो ओदन पाकी का जो विग्रह करते हैं, तो अब ओदन पाक है तो शब्द जब प्रयोग में आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो यौगिक अर्थ निकालना ही है उसमें। तो ओदनस्य पाक एव पाको यस्याः, एव अर्थ में बहुव्रीहि समास कर लिया है कि ओदन के पाक के समान पाक है जिसका। जैसे ओदन पकाते हैं ऐसे उस औषधि को पकाते होंगे। तो वैद्यों के लिए ज्यादा ये समझने योग्य है कौन सी औषधि रही है ये। तो ओदन पाक शब्द में पाक अंत में आ रहा है, तो इस सूत्र ने नीश प्रत्यय कर दिया स्त्रीलिंग। तो ओदन पाकी। अब ये शब्द ऐसा है पूर्व सूत्र से यहाँ पर, क्योंकि पूर्व सूत्र में कहा था अस्त्री विषय, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो नियत ही स्त्री विषय वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए सारे ही शब्दों में यही बात घटेगी यहाँ पर कि ये जो नियत स्त्री विषय वाले हैं वो इसलिए कि विशेष विशेष औषधियों के या पदार्थों के ये नाम हैं, तो नित्य स्त्रीलिंग में ही इनका प्रयोग होता है। तो पूर्व सूत्र से प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा। तो ओदन पाकी ऐसे ही एक अच्छा, है। ये जाति कैसे? जाति जातिवाचक हो तो गया, औषधि है ना। तो औषधि ये भी बहुत सारी मिल जाएंगी। ओदन ये जो भी जिस औषधि का नाम है, ये थोड़ी अच्छा, कोई जाति क्या नहीं हो सकता है? जाति क्या नहीं हो सकता? परमात्मा, ईश्वर जाति है। नहीं। जब हमने कहा ईश्वर, जीव, प्रकृति, तीन पदार्थ है अनादि, तो जीव जाति है। हाँ। प्रकृति जाति है। हाँ। ईश्वर नहीं। अद्वितीय है, अद्वितीय, अनुपम, है ही नहीं उस जैसा कोई और। नहीं है तो ठीक है, समान प्रसव कहाँ से होगा अब? एक ही है अकेला। तो ऐसे जाति नहीं होती है इस प्रकार से। जब मनुष्य, आचार्य जी, कोई मनुष्य है उसका नाम लेकर अगर कहे तो फिर वो जाति नहीं होगी। जैसे कृष्ण, राम, ऐसा नाम लेकर व्यक्ति हो गए। हाँ, वो व्यक्ति हो गया। और व्यक्ति का अर्थ ही होता है एक। व्यक्ति का उल्टा क्या होता है? व्यक्ति का जाति, समाज, समष्टि। समष्टि व्यक्ति। समष्टि में बहुत आगे, पूरा समूह, और व्यक्ति में एक आता है। एक और है शंकुकर्णी। अब शंकुकर्णी ये कोई औषधि नहीं है, ये गधी, जो गधा की जो स्त्री है गधी, ये उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी क्या है कि गधी की जातियां भी, प्रजातियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उसमें एक अलग प्रकार वाली है ये, लेकिन ये पुरुष अर्थ में प्रयुक्त नहीं होती है ये। तो वहां पर उसके कान जो होते हैं ना, वो शंकु के जैसे होते हैं। शंकु शब्द साथ में जोड़ा गया है कि शंकु रिव कर्णो यस्या। शंकु क्या है? जैसे वो नुकीली जैसे कील वगैरह होती है ना, इनको शंकु बोल देते हैं। तो उस जैसे जिसके कान है, कुछ नुकीले नोक जैसे होती है आगे, उस तरह के कान रहे होंगे। कौन सी गधी है पता नहीं वो। उसे
पियो नीलंगुलिगु। हाँ नहीं, वो तो शब्द बनाया गया है वहां पर, उनादि कोश में है ये, खरु शंकु पीयू नीलंगु लिगु। एक दिन और भी बोला था तूने ये सूत्र, तो वहां बनाया गया है ये शंकु शब्द, तो वो उसी के लिए है जो नुकीला पदार्थ होता है ना, कांटा, कांटा या कील इत्यादि, ये शंकु कहलाते हैं। उस जैसे कान है जिसके, तो प्राणी तो है ये कोई, लेकिन उस प्राणी में पुरुष का अभिधायक कोई वाचक शब्द नहीं होता, तो अस्त्री विषय नहीं है, ये स्त्री विषय वाला है, तो पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। तो शंकुकर्णी, अब ये उसी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन वो प्राणी और भी हैं, जातिवाचक तो बनी जाता है। अब उसमें गधी को तो आ गया, लेकिन गधे को नहीं बोला जाएगा शंकुकर्ण। शंकुकर्णी गधी को तो बोल दिया, गधे को शंकुकर्ण नहीं बोलेंगे। जैसे पीछे कहा था मैंने कि मक्षिका जो फीमेल मक्खी है उसको तो बोल दिया, लेकिन मेल मक्खी को अब मक्षिक ऐसे नहीं बोलेंगे, तो ऐसा ही वहां पर होता है, व्यवहार में आता ही नहीं। क्या बोलेंगे आचार्य फिर मेल को? कुछ नहीं, बस मक्षिका ही बोला जाएगा, मक्षिका व्यवहार ही होता है। और एक तो बहुत प्रसिद्ध है ये शंख पुष्पी, हमने तो बहुत ही पी है बचपन में, ये दो चीजें, शंख पुष्पी और ब्राह्मी। पिताजी लाया करते थे और उसको जो है पीस करके उसमें थोड़ा सा मीठा डाला और उसका शरबत बना करके पिलाते थे वो। तो ये बुद्धिवर्धक होता है ये ब्राह्मी शंख पुष्पी, तुम लोग भी लिया करो अगर उपलब्ध है सरलता से। शंख पुष्पी तो यूं ही आसपास मिल सकती है अगर ढूंढना चाहो तो, प्राय करके ज्यादा जल में नहीं होती है, इसको जल भी ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा और जी, इसकी व्हाइट कलर वाला लिए थे आपने? है, सफेद वाला? सफेद फूल होते हैं उसके, छोटे छोटे, जैसे दूब घास फैल जाती है ना, ऐसे फैलती है ये भी, काफी काफी हो जाती है। ब्राह्मी को तो लगाना पड़ेगा, ब्राह्मी ऐसे नहीं मिलेगी। ब्राह्मी तो पौधा इत्यादि लेकर के या बीज लेकर के उसको तो क्यारी में उसको बोलो, तो जैसे धनिया वगैरह की क्यारियां बना के लोग बना लेते हैं उस तरह से ब्राह्मी। और सूखी मिलती है, लेकिन सूखी में उतना गुण होता नहीं है, बाजार में मिल जाती है सूखी ब्राह्मी भी, शंख पुष्पी भी। इसके सिरप बहुत आ रहे हैं, आयुर्वेद की जो कंपनियां हैं वो बनाती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि बस मिठास अधिक होती है, चीनी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, औषधि प्रिजर्वेटिव। होती है बहुत, तो ताजी मिल जाए तो बहुत अच्छी रहती है ब्राह्मी शंख पुष्पी। अच्छा, हवन में तो डालते हैं? हाँ, हवन में तो ऐसी औषधियां पड़ती ही हैं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। तो इसका भी नाम देखो ना, यौगिक है बिल्कुल, शंख एवं पुष्पमस्याः, जिसका फूल शंख के आकार जैसा है, जैसे शंख का आकार होता है, होता तो छोटा ही है लेकिन शंख जैसा लगता है, शंख भी सफेद होता है। तो ये हो गया। ऐसे ही आगे है दासी फली। अब इसका यौगिक अर्थ कैसे निकालेंगे नहीं कह सकते कि दासी के समान फल है जिसका, या दासी क्या है, दासी के समान क्या देखेंगे उसको, इसलिए इसका कोई विग्रह भी नहीं दिखाया इन्होंने, बस दासी फली यूं ही लिख दिया है। अन्य टीकाकारों ने भी इन शब्दों की व्युत्पत्तियां नहीं दिखाई हैं ज्यादा। ऐसे ही दर्भ, दर्भ मूली, अब ये भी कोई विशेष प्रकार का पौधा है। अब दर्भ के समान जड़ है जिसकी, जैसे दर्भ घास होती है नुकीली, तो उसके समान जिसकी जड़ है ऐसा हो सकता है पौधा वो, दर्भ मूली। ऐसे ही गो वाली, कहीं कहीं बा भी पाठ मिलता है, तो गो वाली या गो बाली ये भी किसी औषधि का ही नाम है। अब जिसकी बाली जो है वो गो के समान है, क्या तुलना की जाएगी, कहीं कोई व्याख्या इसकी उपलब्ध नहीं है। ये सब ऐतिहासिक खोज के विषय बन जाते हैं कि पाणिनि के समय में ये किस प्रकार का प्रयोग, या किसी वैद्य को हो सकता है पता हो वर्तमान में भी कि हाँ ये एक व्यवहार में आता है शब्द। तो इस तरह से ये सामान्य सूत्र है हम लोगों के लिए। तो अब अगला सूत्र देखते हैं, इतो मनुष्य जाते हैं। इतः पंचम एकवचनांतम, मनुष्य जाते हैं पंचम एकवचनांतम। जाति का तो प्रकरण चल ही रहा था,
और यहाँ पर मनुष्य विशेषण और जोड़ दिया है। अब अन्य जातियों को हटा दिया जाएगा, तो मनुष्य से जाति ही मनुष्य जाति ही। शब्द कैसे लिए जाएंगे वहां पर, तो इतः कह दिया है तो इकारांत लिए जाएंगे। तो इकारांतात मनुष्य जातिवाचिनः अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां नीश प्रत्ययो भवति। तो स्पष्ट है कि मनुष्य के वाचक ही शब्द लेंगे इकारांतों में। तो इकारांत प्रत्यय करके ई प्रत्यय करके बहुत से शब्द बन जाते हैं, वही उसमें गोत्र आदि अर्थों में जो आगे प्रकरण चलेगा। तो वहां पर जैसे पीछे बनाया था ना एक बार नाडायनी, अभी देखा था हमने, तो वहां पर भी हमने जातिवाचक ही तो माना था उसको, नाडायनी बनाया था पीछे अभी। तो वो भी गोत्र में प्रत्यय किया था, पौत्री ऐसे अर्थ निकाला था उसका, नड की पौत्री। तो ये भी गोत्र में बन जाएंगे, या गोत्र में नहीं अपत्य मात्र में भी जैसे विग्रह होगा उस प्रकार से व्युत्पत्ति देख करके। जैसे यहाँ पर है अवंती, अवंती, कुंती, दाक्षी, प्लाक्षी। तो पहले हमें हर्ष विकारांत तक पहुंचना होगा इसमें। तो अवंती में कैसे करते हैं, यहाँ पर मूल शब्द भी अवंती ह्रस्व इकारांति ही है, ठीक है ना। और अवंती शब्द से अपत्य अर्थ को कहने के लिए अवंत्याः अपत्यम। तो यहाँ अपत्य अर्थ में जो प्रत्यय आएगा उसका अलग सूत्र है, और वो स्त्री जो है उसका वृद्धेत कोसला जादाइयं, वृद्धे वृद्ध इत कोसल अजाद, 4 शब्द हैं इसमें। वृद्ध तो वृद्ध संज्ञा है, और इत का अर्थ हो गया इकारांत, जैसे अवंती ये इसमें आ गया। कोसल एक अलग शब्द हो गया, और अजाद ये भी किसी का नाम है, ये अलग शब्द है। इन सब से अपत्य अर्थ में यंग, यंग प्रत्यय होता है। वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग। लेकिन ये जो प्रत्यय है ना, वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग प्रत्यय, तो यहाँ जो प्रत्यय कहे गए हैं थोड़े से, उनमें आगे एक सूत्र आएगा ते तद्राजा। ये अभी इसी पहले ही पाद के हैं सारे सूत्र ये। तो ते तद्राजा से तद्राज संज्ञा भी उसकी होती है फिर, है ना। यंग प्रत्यय का नाम तद्राज भी होता है, ये संज्ञा है। तो तद्राज संज्ञा होने के कारण से तद्राज संज्ञा होने के कारण से अब वहीं पर सूत्र है कि स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, ये उसी के आगे मिलेगा। वृद्धेत कोसला ज्यादा यंग जो सूत्र आ रहा है यंग प्रत्यय करने वाला, फिर तद्राज संज्ञा भी कर दी गई उसकी, ते तद्राजा, उसके आगे फिर आएगा ते तद्राजा के आगे क्या है, कंबोजाल लुक। तो लुक की अनुवृत्ति ले लो यहाँ से, अब कंबोजाल लुक से लुक की अनुवृत्ति आ गई। अब है आगे स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च। स्त्रीलिंग में यदि आप बनाओगे इस शब्द को, यंग प्रत्यांत जो बना था अभी, इसको यदि आपको स्त्रीलिंग में बोलना है, क्योंकि यंग प्रत्यय तो कर लिया हमने, अवंती के आगे यंग आ गया, यंग का यह बचेगा, अवंती और यह। अब बोलना है हमें स्त्रीलिंग में इसको, तो कहा कि ठीक है पुल्लिंग में बोलेंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। आप भले ही तद्राज संज्ञा हो गई, इसकी कोई अंतर नहीं पड़ता। स्त्रियाम अवंती में स्त्रियाम पढ़ दिया है ना, वो यही बता रहा है कि पुल्लिंग में बोलना है तो नहीं, स्त्रीलिंग में बोलना है तो प्रत्यय को हटा दो फिर। अब तो उसका यंग प्रत्यय का लुक कर दिया गया। अब रह गया मात्र फिर केवल अवंती। प्रारंभ भी हम अवंती से किया था हमने, और अंत में भी अवंती रह गया। लेकिन प्रारंभ में अवंती केवल एक महिला थी बस। अब जो अवंती है इसका अर्थ क्या हुआ, अवंती की पुत्री। नहीं, स्त्रीलिंग कहे तभी तो यंग को हटाएंगे हम, वो तो पहले ही निर्णय करना होगा। तो अवंती की पुत्री हो गई अब ये। अब ठीक है, अवंती की पुत्री हो गई। अब ये सूत्र का विषय बन गया ये, क्योंकि अवंती की पुत्री तो कई हो सकती हैं, तो जातिवाचक अर्थ निकल रहा है। अब ये जातिवाचक हो गया, एकारांत हो गया, मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। तो अब इसने कहा कि ये तो मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति है, ये एकारांत है,
अब आपको ङीश भी करना होगा। तो इस तरह से अब ङीश आएगा, उसके बाद यस्य पीछे लगा करके और अवंती दीर्घिकारांत बन गया। अच्छा, ये पहले से जाति वाचक आ रहा है ना, फिर से जाति की पड़ी। नहीं, पहले व्यक्तिवाचक था, अवंती नाम था किसी महिला का। सूत्र में ये तो मनुष्य जाते हैं। हाँ, ये तो मनुष्य जाति में मनुष्य को लेना है ना, जातिवाचक तो सारे प्राणी हो जाएंगे, फिर विकार तो और भी ले लेंगे, फिर ऐसे नहीं। मनुष्य जाति नहीं घटाना है इसको, मनुष्य तो कहना पड़ेगा। उसमें से जाति निकाल देंगे तो जाति निकाल देंगे, जाति निकाल देंगे तो व्यक्तिवाचक से भी होने लगेगा फिर। अनुवृत्ति चल हैं? रही है, अनुवृत्ति चल किसकी अनुवृत्ति? जाते हैं, जाते हैं, जाते रस्त्री विषय में। वो उसमें कोई बात नहीं है, उसको हम यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि यह शब्द बढ़ाया है तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं निकाली ही जाती हैं। कि जैसे पीछे कहा गया था जाते रस्त्री विषयाद अयोपधान, वहां पर अयोपध भी कहा गया था। अगर यहाँ पर ये न कहा जाए तो योपद वाले हैं वो भी सारे नहीं, अयोपद जो है इनके योपद हैं, वहां ये नहीं लग पाएगा। लेकिन जाति की अनुवृत्ति लाने पर भी और फिर भी जाति ग्रहण किया जा रहा है, तो उससे इतना अर्थ और जोड़ लेंगे कि जो योपद हैं उनसे उनका भी ग्रहण हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर से जाति लाएंगे तो वहां पर अयोपद भी तो साथ में आएगा, वो शर्त भी साथ में जुड़ेगी। तो यकार उपधा वाले भी ले लिए जाएंगे, जैसे इन्होंने बनाया है औदमेय, औदमेयी शब्द, तो ये यकारोपद है, तो यहाँ पर भी इससे ङीश प्रत्यय हो जाता है, योपद से भी ङीश प्रत्यय हो जाता है। तो ये कैसे ग्रहण हो पाया? कि जाति की अनुवृत्ति आने पर भी दोबारा जाति ग्रहण करने से, ये इससे अतिरिक्त अर्थ निकाल लिया गया है। तो अवंती, ऐसे ही दक्ष की संतान जब अर्थ निकाला जाएगा तो वहां पर मूल शब्द दक्ष है। जैसे यहाँ तो अवंती था, पहले ह्रस्वकारांत ही था वो, यहाँ दक्ष से चलेंगे अब बनाते हुए। तो दक्षस्य अपत्यम, तो ये तो अकारांत है ना, तो अत इय लगाएंगे फिर सीधा, अत इय से कर लिया हमने इय प्रत्यय। अब इय प्रत्यय करके जो बना दाक्षी, ह्रस्व एकारांत, अब ये ह्रस्व एकारांत बना तो दक्ष का अपत्य वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो लड़का कहना है हमें तो ह्रस्व एकारांत ही बोलेंगे, दाक्षी ही दाक्षी दाक्षयः। लड़की बोलना है अब तो ये सूत्र लग जाएगा, ये तो मनुष्य जाते हैं। अब दीर्घिकारांत बन गया तो नदी के समान रूप चलेंगे। अब एक पुत्री, दो पुत्री, तीन पुत्री, दाक्षी दाक्ष्यौ दाक्ष्यः, ऐसे करके। ऐसे ही शब्द क्या है आगे, प्लाक्षी। तो प्लाक्षी में प्लक्ष वृक्ष का भी नाम होता है, उसकी संतान मत ले लेना, मनुष्य होगा प्लक्ष नाम का। उसकी संतान जो पुत्री है वो कहलाएगी प्लाक्षी। ये ऐतिहासिक सूत्र बड़े परेशान करते हैं, क्योंकि एक तो इनका प्रयोग वर्तमान में नहीं कहीं पर भी। अब क्योंकि जब व्याकरण पढ़ा जा रहा है तो पढ़ने सारे ही होते हैं, सभी निकलेंगे आंखों के आगे से एक एक सूत्र करके। अजय, साहित्य पढ़ने में अन्य ग्रंथों में सहायता करेंगे? साहित्य में भी उसमें आएंगे जहाँ पर कि जो प्राय करके ऐतिहासिक साहित्य ग्रंथ होते हैं। देखो, साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कथानक के रूप में होते हैं, जो प्राय करके जितने भी अन्य जो हम जिनको कहते हैं ना कि अनार्ष ग्रंथ, जो ऋषिकृत नहीं है, जैसे कालिदास को ले लो, माघ को ले लो, किरात को, बहुत से ऐसे हैं साहित्यकार। इन सब के कैसे हैं, एक प्रकार से कुछ तो कथानक वास्तविक भी हैं, जैसे रघुवंश ले लिया। कुछ कथानक ऐसे हैं जो एक प्रकार से काल्पनिक भी कहे जाते हैं, रुचिकर बन जाते हैं, थोड़ा कहानी बन जाती है, जैसे किसी ने उपन्यास लिख दिया, ऐसे भी होते हैं। तो एक तो ये हो गए साहित्य ग्रंथ जिनमें प्राय करके कोई ना कोई कहानी होती है,
कोई वर्णन होता है जिसमें चरित्र होते हैं अलग 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 अलग, और एक साहित्य ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई कथानक नहीं है, कोई आध्यात्मिक विषय की चर्चा हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो वो भी साहित्य कहलाता है। तो वहां पर तो ये शब्द नहीं आएंगे, ये प्रायः आएंगे वहां पर जहां पर प्रायः करके ऐतिहासिक वर्णन हुआ करता है या काल्पनिक वर्णन भी है, लेकिन चरित्र के रूप में वहां ये शब्द आ सकते हैं। आगे सूत्र है ऊमुतः। देखो अभी तक प्रत्यय जो हमारे सामने आ रहे थे, टाप डाप चाप नीप नीश नीन, ये 3 प्रकार के ही तो आए थे अब तक। उसमें 3 में शायद नीन तो अभी आया भी नहीं, आ चुका है, आगे आएगा, आगे आएगा ना, शारंग्रवादेयंगीन। यानी कि हमने जो है आकारांत और इकारांत ये 2 ही प्रकार के देखे हैं प्रत्यय, और यही उस सूत्र में पढ़े हैं न्याय प्रातिपदिकात में। न्यंत और आबंत, ऊंगंत तो कहा ही नहीं है उसमें, तो ये बड़ी समस्या आ जाएगी यहाँ पर अब स्वाद्युत्पत्ति करने में। वैसे बता चुका हूं पीछे में ये। तो यहाँ प्रत्यय आया ऊंग, यद्यपि ऊंग आगे, ऊंग पीछे भी तो आया था ना एक बार। पीछे कहाँ आया था? नहीं, ऊंग नहीं आया था, उकारांत शब्दों से प्रत्यय आया था, ठीक है, वो तो गुणवचना था, उकारांतों से किया गया था, ऊंग नहीं। यहाँ पर ऊंग भी है और उकारांत से भी है, दोनों बातें हैं। तो ऊंग उतः, ऊंग प्रथम एक वचनांतम, उतः पंचम एक वचनांतम। अब यहाँ पर तो सूत्र सामान्य ही बनेगा ये, क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति की अनुवृत्ति आ रही है, अब ये व्यापक सूत्र नहीं बन पाएगा, यहाँ नाम ही लिए जाएंगे प्रायः करके। तो अर्थ हो जाएगा ओकारांतात मनुष्य जातिवाचिनः प्रातिपदिकात् स्त्रियाम ऊंग प्रत्ययो भवति। तो मनुष्य जातिवाचक होगा तो नाम वही लेना है। अब जैसे एक तो शब्द आया इसमें कुरु, तो कुरु शब्द मनुष्यवाचक है, और कुरु की संतान, क्योंकि कुरु तो एक व्यक्तिवाचक हो गया, किसी का नाम हो गया, हमें बनाना है जातिवाचक। जातिवाचक बनाने के लिए अपत्यार्थ में बोलना होगा पहले। तो कुरु का अर्थ क्या होगा फिर यहाँ पर? कुरु, कुरु वंश में रहने वाले उनको भी कुरु कहा जाएगा, यही तो अर्थ ले सकते हैं फिर, क्योंकि कुरु से जैसे कौरव कौरव बनाते हैं, तो यहाँ पर कुरु शब्द, ये कुरु शब्द चला कहाँ से है, प्रारंभ कहाँ से हुआ इसका, कौन था इसका मूल, कुछ ध्यान है किसी को? कौरव जो बोलते हैं हम, तो कौरव कुरु वंश वाला यही तो अर्थ लेंगे, या कुरु किसी एक व्यक्ति का नाम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जातिवाचक जब दिया जा रहा है ये। अच्छा, कुरुवंश पहले एक मूल व्यक्ति थे ना? ये भी कौरव ही थे, पांडव भी, ये भी कौरव ही। पांडव तो चलो पांडु से बना, पांडु तो एक उसका नाम जो है प्रसिद्ध है, मतलब वो भी कौरव ही है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि प्रारंभ तो किसी एक व्यक्ति से ही होगा, तो कुरु एक व्यक्ति हुआ पहले, वो जातिवाचक नहीं है। अभी जातिवाचक बनाने के लिए हमें जो है अपत्यार्थ में प्रत्यय करना ही होगा। तो कुरु से अपत्यार्थ में कुरुर अपत्यम ऐसे विग्रह करके हम कौन सा प्रत्यय करते हैं? तो इसका सूत्र अलग अलग से बनाया है ना पाणिनि ने, कौन सा है बोलो? कुर्णादिभ्यो, कुर्णादिभ्यो ण्यः, नहीं कुर्वा कुर्वा कुर्णादिभ्यो, हाँ कुर्णादिभ्यो है, तो कुर्णादिभ्यो ण्यः, अर्थात कुरु आदि शब्दों से
वहां पर ण्या प्रत्यय होगा पहले अपत्यार्थ में, और ण्या प्रत्यय करने के बाद, अब क्योंकि प्रत्यय तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, आचार्य जी वो क्या है कुर्वादिभ्योऽन्यः? कहाँ पर है निकालो ना। फाण्डा हृति में मताभ्याम णभ्यो कुर्वादिभ्योऽन्यः। आगे उसके सेनांत लक्षणकारिभ्यश्च उदीच्यामि। नहीं, ये जो आया है तदराज वाले में देखो पहले। हाँ वो उसमें कुरुनादिभ्योऽन्यः है। हाँ, ये तदराज वाला लेना है हमें, वो अलग है, ये तो यहीं आएगा आगे। कुरुना, तो यहाँ पर कुरु शब्द से जो नया प्रत्यय किया है ना, इसका भी नाम तदराज हुआ। अब तदराज नाम हो गया तो कुरु से हम बनाएंगे अपत्य अर्थ में, तो जो पुत्र होगा पुरुष, उसको तो बोलेंगे कौरव्य, ठीक है ना, सारी प्रक्रिया करके कौरव्य बन गया। लेकिन स्त्री को कहना होगा, ये तो सूत्र स्त्रीलिंग में लग रहे हैं ना सारे, ये स्त्री को कहना होगा, बच्ची को कहना होगा अपत्य अर्थ में। तो वहां पर अब जो कुरु शब्द से ण्या आया है, तो स्त्रीलिंग में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तदराज है इसका, तो फिर वही सूत्र लग जाएगा, स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, कुरु आ गया उसमें। अवण्या को हटा दो, अवण्या को हटा दिया तो वृद्धि आदि तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लुक है, लुक न लुमता अंगस्य, प्रत्यलक्षण नहीं कर सकते हैं, तो कुरु का कुरु ही रह गया, लेकिन अर्थ बदल गया। पहले कुरु एक व्यक्ति था, अब कुरु हो गई उसकी संतान, जातिवाचक शब्द बन गया। अब क्योंकि वो लड़की है, स्त्रीलिंग है, तभी तो हमने प्रत्यय को हटाया। तो इसने कहा कि यदि स्त्रीलिंग है यहाँ पर, तो उस अवस्था में उकारांत शब्द है, ये जातिवाचक है, तो आपको ऊंग प्रत्यय करना होगा। तो पहले था ये ह्रस्व उकारांत, अब बन गया ये दीर्घ उकारांत। तो कुरु तो हमने बना लिया, अब इससे स्वाद्योत्पत्ति कैसे करें? अनमोल, पीछे बता दिया है मैंने, बोलो अब दोबारा, कैसे होगी स्वाद्योत्पत्ति? क्योंकि ना तो ये ञंत है ना आबंत है, और शुद्ध प्रातिपदिक भी नहीं रहा, अशुद्धि आ गई ना इसमें, विकृति आ गई, क्योंकि एक विजातीय तत्व जो दीर्घ उकार है वो जुड़ चुका है इसमें, वो प्रातिपदिक नहीं था। जब तक ये ह्रस्व उकारांत रहा तब तक तो प्रातिपदिक था ये शुद्ध रूप में 24 कैरेट का, अब हो गया ये 23 कैरेट का। अब क्या करें? नहीं ध्यान आ रहा है? क्या है तेजस्विनी उसका उत्तर? अच्छा जी कुरु पहले उकारांत प्रातिपदिक है ये, और वो ऊंग उसका दीर्घ संधि करेंगे तो जो एक ऊ हुआ है वो अंतादिवच्च से हाँ, आदिवच्च। अंतादिवच्च से हम दो प्रकार के कार्य कर लेते हैं, जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां पर। इनकी जो ऊ आया है, यदि किसी शब्द के अंत में है ये आदेश, जैसे यहाँ पर कुरु में अंत में आ रहा है ये ऊ, तो हम क्या करेंगे, पूर्व का अंतवत मान लेंगे। कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि प्रारंभ का वर्ण बन जाए, वो जो एकादेश किया गया है वो किसी शब्द का प्रारंभ का भाग बन जाए, तो वहां पर क्या करते हैं, पर का आदिवत मान लेते हैं उसको, अंत आदिवच्य, पूर्व पर अपने आप जोड़ लेंगे, पूर्व का अंतवत पर का आदिवत। यहां क्या करेंगे, पूर्व का अंतवत, तो पूर्व क्या था, प्रातिपदिक। पूर्व का तात्पर्य यहाँ पर उकार को ही लेना है अभी। कुरु में जो रेफ में उकार था ह्रस्व, ये प्रातिपदिक ही तो है, क्योंकि प्रातिपदिक का अवयव है, वो अवयव वाली बात फिर आ गई, प्रातिपदिक का अवयव प्रातिपदिक, तो ये तो है प्रातिपदिक। और जो दूसरा ऊ है ये क्या है, अप्रातिपदिक, ये अप्रातिपदिक है, दोनों का हुआ एकादेश। तो एकादेश हुआ तो नया ऊ आया, अब ये नया ऊ है, ध्यान रखना, एकादेश जो करते हैं ना पूरे प्रकरण में, ये एक पूर्व परिवार वाले में ये नया आता है, उन दोनों में से एक भी नहीं रहता है, वो दोनों हटेंगे, नया आएगा बिल्कुल, है ना, नया ब्रांड।
पूरा, तो वो ऊ आ गया। अब ये जो ऊ आया है तो इसको हम क्या करें अब? तो पाणिनि ने कहा कि आप इसको दोनों प्रकार से ले सकते हैं, कि पूर्व का अंतवत और पर का आदिवत। तो पूर्व का अंतवत हो गया, ये अंत के समान, पूर्व प्रातिपदिक है, उसके अंत यानी कि अवयव, अंत का तात्पर्य यहाँ पर अवयव, उसी का अवयव बन गया, अब ये प्रातिपदिक ही कहलाएगा, इसलिए स्वाद्युत्पत्ति हो जाती है। ऐसे ही स्त्रीयाम के अधिकार में एक प्रत्यय और आएगा आगे, ऐसा जो समस्या पैदा करता है, वो चर्चा पीछे की थी मैंने। टी प्रत्यय आता है ना, यूनस्ती ही, तो युवती शब्द बना करके भी हम स्वाद्युत्पत्ति कैसे करेंगे? वहां तो एक आदेश हुआ नहीं है, सुप्रत्यय कैसे लाएंगे युवती से आगे? भाई युवन तो था प्रातिपदिक, लेकिन युवती, तो वहां पाणिनि ने बहुत समझदारी दिखाई है, वो तो हर जगह दिखाते हैं समझदारी अपनी। तो वहां क्या किया है उन्होंने? वहां तद्धित संज्ञा करके उसके आगे बोला है उन्होंने, तद्धिता के आगे क्या है? सूत्र। लेकिन स्त्रीयाम का अधिकार चल रहा है फिर भी, तो वहां पर तद्धित नाम रख दिया, तो कृत तद्धित समासाष्ट, बड़ी सरलता से कर लिया हमने प्रातिपदिक। तो यहाँ तो एक आदेश करके कर लेते हैं, अंतादिवच्य लगा के सूत्र, वहां तद्धित नाम रख करके। दो ही प्रत्यय ऐसे हैं जो समस्याएं पैदा कर सकते थे, बाकी तो नी और आप तो वो ही दिया है बस, और कोई ऐसा प्रत्यय इस पूरे प्रकरण में और कोई भी नहीं है। तो ये तो हो गया कुरुहु। अब उकारांत कह करके जो अन्य शब्द बन जाते हैं उकारांत, वो भी जैसे यहाँ पर बहुरी समास किया गया है। प्राचाम हस्तद्धितः, प्राचाम हस्तद्धितः। हाँ वो अलग सूत्र है, वो अलग है, पीछे आ चुका था, वो भी बात सही है, क्योंकि ष्फ प्रत्यय है ना, तो उसको भी ऐसे ही करना पड़ा। तो एक शब्द बनाया इन्होंने ब्रह्म बंधु, विप्र बंधु या ब्रह्म बंधु, नहीं ब्रह्म बंधु है ये। तो ब्रह्म का तात्पर्य यहाँ पर विद्वान कोई, यानी कि ब्रह्मा बंधु अस्याह, जिसका बंधु, जिसका मित्र, जिसका कोई प्रियजन, वो कैसा है? विद्वान है। ऐसी स्त्री, तो ऐसी स्त्री कहलाने के लिए जब बहुरी समास किया हमने, तो समास करने के बाद जो शब्द निकल करके आएगा वो तो ब्रह्म बंधु ह्रस्व कारांत ही तो रहेगा। अब ये बन गया जातिवाचक। कैसे? कि इसका, इस महिला का भी मित्र जो है वो बंधु विद्वान है, इसका भी है, इसका भी है, ऐसी बहुत सी हो सकती है। तो उस अवस्था में इस सूत्र ने उकारांत होने के कारण से ऊन प्रत्यय कर दिया, तो ब्रह्म बंधु हो, वो स्वयं विदुषी नहीं है, उसका बंधु विद्वान है, बस ये अर्थ इसका। ऐसे ही वीर है किसी का बंधु, तो वीर बंधु हो, ये सु प्रत्यय दिखा करके विसर्ग आ रहे हैं, क्योंकि सु तो हट नहीं पाएगा, हल्यांभ्यो से हट जाएगा। एक बार अनमोल ने कहा था क्या कि हल्यांभ्यो से हटना चाहिए क्योंकि वहां पर दीर्घात कहा गया है, याद आ रहा है नहीं अनमोल? तो मैंने बताया था कि दीर्घात का संबंध न्यंत और आबंत से है, अलग से नहीं है दीर्घात। तो ये दोनों हो गए, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ